brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। क्रिकेट हिंदुस्तान की रगों में बहता है और बात जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की हो तो जुनून अलग लेवल का होता है। वो बीते ज़माने की बात होती जा रही है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज़ हुआ करती थी, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह देकर आतंकी हमले करवाकर हालात ही कुछ ऐसे बना दिए कि अब ये सब नहीं हो पाता। अब जब भी भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होती है, तब मौका आईसीसी टूर्नामेंट्स का होता है, जैसे 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में होगा या फिर एशिया कप में होते हैं मुकाबले। हाल ही में हमने भारत पाकिस्तान के रोमांच भरे मैच देखे। तय तारीखों में अगला मुकाबला भी एशिया कप में ही होना था, लेकिन बीसीसीआई सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह के एक बयान ने उस मैच पर संशय पैदा कर दिया है। भारत से लेकर पाकिस्तान तक उनके बयान पर हल्ला है। बड़ी खबर में बात इसी पर करेंगे। दिन में सुर्खियों में जयललिता की मौत, उनसे जुड़ी मिस्ट्री, पटाखों पर बैन और अतीक अहमद से जुड़ी खबरें भी होंगी, मगर पहले बड़ी खबर सुनिए। क्रिकेट प्रेमी जब यादों के तहखानों में दाखिल होते हैं, पाकिस्तान और भारत की सीरीज के बारे में सोचते हैं, तो आखिरी याद के तौर पर मुल्तान में सहवाग का वो 300 रन वाला छक्का याद आता है। 2005 के वो लंबे बालों वाले धोनी भी याद आते हैं, जब वो टेस्ट मैच में ताबड़तोड़ 148 रन की पारी खेलते हैं, छा जाते हैं। मगर ये सिर्फ यादें बन के रह गई। आखिरी बार पाकिस्तान में खेलने के लिए भारतीय टीम 2005-06 में गई थी। उसके बाद संबंध कभी ठीक नहीं रह पाए। 2008 के मुंबई हमले ने सब खत्म ही कर दिया। 4 साल बाद 2012-13 में पाकिस्तान की टीम द्विपक्षीय सीरीज के लिए भारत जरूर आई, मगर भारत कभी नहीं गया। अब एक चांस बन रहा था जब अगले साल भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाता, मगर एसीसी अध्यक्ष जय शाह ने वहां जाने पर सवाल उठा दिया है। मुंबई में हुई बीसीसीआई की एनुअल मीटिंग में जय शाह ने बड़ा बयान दिया। कहा, एशिया कप 2023 का आयोजन तटस्थ स्थान पर होगा, न्यूट्रल वेन्यू। मैं एसीसी अध्यक्ष के रूप में कह रहा हूं, हम यानी कि भारत वहां नहीं जा सकते, वो यानी पाकिस्तान भी यहाँ नहीं आ सकते। पहले भी एशिया कप तटस्थ मैदानों पर खेला गया है, न्यूट्रल ग्राउंड्स पर। दरअसल अगले साल यानी 2023 में होने वाला एशिया कप पाकिस्तान में होना है। एशिया कप का आयोजन आईसीसी नहीं बल्कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल कराता है। उसके अध्यक्ष भी जय शाह हैं। ऐसे में जय शाह के बयान का वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस बयान का मतलब यही था कि भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाने वाली। दूसरी बात यह थी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत तभी खेलेगा जब मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, और वो भारत या पाकिस्तान नहीं हो सकते। जय शाह के इस बयान से पाकिस्तान चिढ़ गया। उनकी तरफ से रिएक्शंस आने लगे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने ट्वीट करके लिखा, जब पिछले 12 महीनों में दोनों पक्षों के प्लेयर्स के बीच दोस्ताना व्यवहार बन रहा था, जिसने दो देशों में अच्छा फील गुड फैक्टर पैदा किया, तो बीसीसीआई सचिव को T20 वर्ल्ड कप मैच की पूर्व संध्या पर यह बयान नहीं देना चाहिए था। भारत में क्रिकेट प्रशासन में अनुभव की कमी को यह दर्शाता है। पाकिस्तान को दर्द हुआ और यह होना लाजमी था, क्योंकि सालों बाद उसके यहाँ कोई बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी को चिट्ठी लिख दी। कहा, एसीसी अध्यक्ष श्री जय शाह द्वारा अगले साल के एशिया कप से तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में कल की टिप्पणियों पर आश्चर्य और निराशा के साथ पीसीबी को ध्यान देना पड़ा है। टिप्पणियां एशियाई क्रिकेट परिषद या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी भी चर्चा या परामर्श के बिना और उनके दीर्घकालिक परिणामों और प्रभावों के बारे में किसी भी विचार के बिना की लगती हैं। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने वहां के टीवी चैनल्स पर कई बयान दिए, भारत को सबक सिखाने जैसी भावना दिखाई। चिट्ठी में लिखा, यह फैसला संभावित रूप से आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए पाकिस्तान की भारत यात्रा और 2024 से 2031 के बीच भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स को प्रभावित कर सकता है। यानी कहने की कोशिश ये थी कि अगर भारत हमारे यहाँ खेलने नहीं आया तो पाकिस्तान भी भारत में खेलने नहीं जाएगा। अब यहाँ से पहला सवाल तो यही है कि क्या जय शाह के बयान के बाद ये तय हो गया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा? इसका जवाब हमने 2 खेल पत्रकारों से समझा। सुनिए मेलबर्न से विक्रांत गुप्ता क्या बता रहे हैं। देखिए, इसको अगर आप पाकिस्तान के नजरिए से देखेंगे तो हकीकत है भाई वो चाहेंगे कि एशिया कप उनके घर पे हो। अब वो पीएसएल कराते हैं, बड़ी बड़ी टीमें उनके मुल्क में आती हैं, लेकिन उनको ये समझना होगा कि जब जय शाह ने कहा कि भाई अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है लेकिन न्यूट्रल कंट्री में एशिया कप होगा, पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा। उनका राइट भी है, मगर अगर वो ध्यान से समझें तो 2008 के बाद एशिया कप के कौन से मुकाबले आपने पाकिस्तान या इंडिया में देखे?
भाई हमें पता था ना पाकिस्तान इंडिया नहीं आ सकता, इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकता, तो एशिया कप या तो श्रीलंका में होते रहे या बांग्लादेश में होते रहे या फिर न्यूट्रल कंट्री में होते रहे। तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि जो पाकिस्तान को अलॉट किया गया है वो होस्ट रहेंगे, बट वो किसी न्यूट्रल कंट्री में हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस उस तरह से नहीं है। आईसीसी टूर्नामेंट और बाकी टूर्नामेंटों में फर्क है। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई के हाथ में, मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों के हाथ में है कि जी नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान अगर खिलाड़ी मना करे और सरकार कहे जाना है तो भी उनको जाना होगा, लेकिन आपकी सरकार उस तरह के खेल के रिश्तों को रखना नहीं चाहती है। जहां तक आईसीसी की टूर्नामेंट है उसके लिए पैमाना डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट आप छोड़ नहीं सकते। तो जय शाह जो बोर्ड सेक्रेटरी हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बात कह दी थी कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा एशिया कप खेलने, तो उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में डेफिनेटली होने ही थे, सबको पता था। अब पाकिस्तान जो है वो काफ़ी गुस्से में है। वही उन्होंने एक लेटर डाल दिया एसीसी को, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष जय शाह खुद हैं। तो अब उन्होंने कहा, उन्होंने सीधे तौर पे धमकी दी है। उन्होंने ना कि सिर्फ अगले साल जो ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में होना है उसके लिए, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो साइकिल 31 तक है, यानी 2031 तक है, वो सारे इवेंट्स वो सोच रहे हैं कि भाई बॉयकॉट कर सकते हैं। यही बात पीसीबी ने भी कही है कि भाई इसका वर्ल्ड क्रिकेट और एशियन क्रिकेट पे बहुत बड़ा असर होगा जी। दो भागों में बढ़ जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट और एशियन क्रिकेट, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हालात खुद बहुत अच्छे नहीं थे। 2018 में आखिरी एशिया कप हुआ था, उसके बाद पिछले साल एक एशिया कप, इस साल ही एक एशिया कप और हुआ जो यूएई में हुआ है। तो हमें पता है कि श्रीलंकन क्रिकेट अगर आप देखें, उनकी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत अच्छे हालात हैं नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी यहाँ से यहीं आया है। तो ले दे के अगर आप देखें, एशियन क्रिकेट काउंसिल में एक पावर हाउस है, वो है बीसीसीआई। पाकिस्तान इतने सालों से जो है वो थोड़ा ना इंटरनेशनल क्रिकेट ना आने की वजह से पिछड़ता ही गया। तो रहा सवाल फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए, ये एक धमकी है, सीधी सीधी जो पीसीबी ने दी है वो एक धमकी है कि हम अगले साल ये आपका जो ओडीआई वर्ल्ड कप है जो हिंदुस्तान में होना है, हम हो सकता है कि वो ना खेल लें, हम रिकंसिडर कर लेंगे। बट मेरा मानना है कि ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आप हमारे यहाँ एशिया कप खेलने नहीं आ रहे हैं तो हम आपके यहाँ ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। जो आईसीसी इवेंट है, आपको एक सॉलिड ग्राउंड देना पड़ता है। आपको ये देना पड़ेगा कि भाई पॉलिटिकल रीजंस हैं, इसलिए हम आपके देश नहीं आ सकते हैं। या तो पीसीबी ये बोल दे, या फिर वो बोले कि भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग इंडिया नहीं आ सकते हैं, या तो वो ये रीजंस दे दे। बट ऐसे वो रीजंस दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस जो होता है, आईसीसी के अधिकारी आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि भाई सिक्योरिटी क्लियरेंस। आप अगर ये बोलें कि भाई 4 महीने पहले उन्होंने या 1 साल पहले बोर्ड सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये कहा था कि भाई इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा और एक न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, वो ये नहीं कह रहे, तो आपको एक सॉलिड ग्राउंड देना पड़ेगा। अदरवाइज पेनल्टी और सैंक्शंस पीसीबी पे। दोनों ही खेल पत्रकार ये मानते हैं कि ऐसी स्थिति में एशिया कप पाकिस्तान में होना संभव नहीं है। एक रूटीन है, आईसीसी हर साल होने वाले मैच या टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर रोस्टर तैयार करता है। भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मैचों की भी बात होती है। बीसीसीआई के पास प्रपोजल भी आता है, बीसीसीआई को गृह मंत्रालय से अप्रूवल चाहिए होता है, जो कि मिलता नहीं है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंध सही नहीं है। अब आते उस सवाल पर या धमकी पर जिसमें पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी भारत खेलने नहीं आएंगे, वो भी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जवाब सुनिए, खेल विशेषज्ञ क्या मानते हैं। ब्रेव होने के लिए कहना पड़ता है कि हम भी लड़ेंगे, उसमें लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की अगर डर या कंसर्न एक पॉइंट को लेकर है कि आज इंडिया ने एशिया कप पाकिस्तान में जाने से मना किया, कल को एक और आईसीसी का टूर्नामेंट 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी, कहीं इंडिया उसके लिए तो नहीं मना करेगा? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया उसके लिए मना नहीं कर सकता। अगेन, क्योंकि वो आईसीसी टूर्नामेंट है, उसमें आपको जाना ही होगा। जैसे पाकिस्तान को 2023 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आना ही होगा, इंडिया को 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने जाना ही होगा। अगेन, अगर आप नहीं जाते तो आप क्या कहकर नहीं जाते? आप क्या पूरा टूर्नामेंट छोड़ देंगे? फिर आप पर भी सैंक्शंस लगेंगे, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, आईसीसी तो कोलैप्स हो जाएगा। सारे स्पॉन्सर्स इंडिया के पैसे से चलते। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये बहुत लंबी लड़ाई है। अब इस दौरान देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, क्रिकेटर हो या बीसीसीआई हो, ये किसी की नहीं चलेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सरकारों की बात है। अनफॉर्चुनेटली दोनों सरकारों की बातचीत में टोटल ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन।
एक होता ना एक एफर्ट हो, फिर चलो जी लड़ाई हो गई, वो भी नहीं हो रहा है। तो शायद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा वक्त है और शायद बीसीसीआई को ये समझाना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कि देखिए एशिया कप में आपका नुकसान नहीं होगा, आप न्यूट्रल कंट्री में पैसे तब भी बनाएंगे, हाँ आपके मुल्क में मैचेस नहीं होंगे, लेकिन आपको 2023 का वर्ल्ड कप खेलने आना होगा। मुझे लगता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेढ़ा होने की कोशिश करेगा तो उसका ज्यादा नुकसान होगा। नहीं, पाकिस्तान कहता है जी हम वर्ल्ड कप के बारे में सोचेंगे, वो सोचेंगे लेकिन उनको आना होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था आईसीसी टूर्नामेंट डिफरेंट चीज होती है बॉस, आप आईसीसी टूर्नामेंट छोड़ नहीं सकते। 1996 में जब श्रीलंका में वर्ल्ड कप था तो ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, आई थिंक वेस्ट इंडीज भी नहीं गया था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में श्रीलंका में सिक्योरिटी का इशू था। उन्होंने वो 2 मैच छोड़ दिए और उसके बाद उन्होंने 2 पॉइंट्स भी छोड़ दिए, उन पर सैंक्शंस नहीं लगे, क्योंकि या तो आप ये बताएं कि सिक्योरिटी का कोई मेजर थ्रेट है, आप मना कर रहे हैं, या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना होने, जैसे 2003 में इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे, क्योंकि वो रॉबर्ट मुगाबे की सरकार की नीतियों से इंग्लैंड कहता था जी हम इसके खिलाफ हैं। उन्होंने पॉइंट्स छोड़े पर सैंक्शंस नहीं लगे। अब अगर सपोज कीजिए पाकिस्तान ये कहता है कि अगले साल इंडिया में वर्ल्ड कप है, हम नहीं जाते, तो उनको कोई मकसद या कोई उनके पास पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है रखने का। उनको ना सिर्फ पॉइंट्स छोड़ने पड़ेंगे बल्कि हो सकता है उन पर सैंक्शंस भी लगे, क्योंकि अगर पूरा का पूरा वर्ल्ड कप ही इंडिया में खेलने नहीं आएंगे तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आईसीसी में उनको कौन रखेगा। तो उनको ये समझना होगा, वो समझते भी हैं। देखिए ये पोस्चरिंग होती है, आप कुछ कह देते हैं क्योंकि आप यू हैव टू अपील टू अ सेट ऑफ ऑडियंसेस बैक होम। उनको भाई पाकिस्तान के लोगों को लगा अरे ये कैसे इंडिया ने कह दिया, तो फिर इनको ये ब्रेव होने के लिए कहना पड़ता है कि हम भी लड़ेंगे, उसमें लड़ाई नहीं है। जय शाह ने जो बात की, बात बिल्कुल वाजिब है। ये बात पीसीबी ने भी कही है अपने स्टेटमेंट में कि भाई जय शाह खुद उस मीटिंग में मौजूद थे जब पाकिस्तान को अवार्ड होस्टिंग राइट्स दी गई एशिया कप की, पर वो रोटेशन पॉलिसी के तहत भी होता है। जय शाह ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान में मत कराओ। उन्होंने 2 चीज़ें बोली हैं, ए कि हिंदुस्तान भारत की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली है कि वी विल इंसिस्ट ऑन स्टेजिंग द एशिया कप टू अ न्यूट्रल वेन्यू। उन्होंने ये नहीं कहा है कि, हालांकि हम मान सकते हैं, जैसे आप लोग सब खुद ही जानते हैं कि भारत बीसीसीआई का क्लाउट कितना है, वो शायद से आप बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस बोल लीजिए या आपके जो क्रिकेटर्स हैं उनकी वजह से बोल लीजिए, भारत का एक अच्छा खासा क्लाउट है। तो जब वो बोल देते हैं कि हम इंसिस्ट करेंगे, इसका मतलब ये तय है कि वो होगा नहीं, वहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू पर ही आपको होस्ट करना पड़ेगा। पर अभी भी मुश्किल है, हो सकता है आपको श्रीलंका को दे दें, आप किसी और बोर्ड को भी तो ओब्लाइज कर सकते हैं। भारत या फिर जय शाह एज एसीसी चीफ किसी बांग्लादेश को कर सकते हैं, श्रीलंका को कर सकते हैं। श्रीलंका को फ़ायदा ही होगा अगर वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। अब अगर आप श्रीलंका लेकर जाते हैं क्रिकेट या एशिया कप, तो उनको फ़ायदा ही होगा एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ क्रिकेट नेशन। वहाँ भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट राइट से बहुत पैसा आ जाता है। तो ये सब चीज़ें, मतलब साफ है कि पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशासक, पूर्व खिलाड़ी या फिर नेता कुछ भी कहें, उन्हें भारत में खेलने तो आना ही पड़ेगा अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं। दोनों ही पत्रकारों ने बताया कि सिर्फ 2 वजहों से ही आप किसी देश में आईसीसी टूर्नामेंट खेलने से मना कर सकते हैं। पहला है राजनयिक संबंधों का न होना और दूसरा है सुरक्षा चिंताएं। इसमें सुरक्षा संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर सकता है क्योंकि वो एसीसी का इवेंट है, आईसीसी का नहीं है। लेकिन 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को भी पाकिस्तान जाना पड़ सकता है क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, मगर तब भी सरकार से परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। यहाँ एक बात और है, भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाता तो मजबूरन उसे दूसरे देशों में ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉन्सर्स का जो करोड़ों रुपया है वो भारत को देखकर ही आता है, क्योंकि इंडिया में ही ऑडियंस ज़्यादा है। सबसे ताकतवर देश क्रिकेट के मामले में भारत ही है और अगर वो नहीं खेलेगा तो खर्चा निकालना मुश्किल हो सकता है इवेंट का। इसको लेकर आज बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी से भी सवाल हुआ, सुनिए उन्होंने क्या कहा। That is not the BCCI's call. See, we can't say where India goes. Whatever was done, if we leave the country or teams come into the country, we have to get clearance from the government. So once the government gives us the clearance, then we go ahead. We can't take a decision on our own. We have to rely from the government. बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया कि बिना सरकार की अनुमति के टीम पाकिस्तान जा नहीं सकती। इसके लिए गृह मंत्रालय की परमिशन चाहिए।
होगी। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, 2023 में सरकार टीम को पाकिस्तान जाने देगी तो उस पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बन सकता है जिससे कोई भी सरकार बचना ही चाहेगी। इसलिए एक बात बिल्कुल साफ है कि जब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं होते या होने दिए जाते, दोनों देशों के बीच क्रिकेट भी सामान्य हो नहीं पाएगा। शायद यही राजनीति में खेल और खेल की राजनीति मानी जाती है। बड़ी खबर के बाद अब बारी है सुर्खियों की। पहली सुर्खी जुड़ी है जयललिता की मृत्यु पर फिर से मच रहे बवाल पर। जयललिता तमिलनाडु के प्रमुख राजनीतिक दल AIADMK की प्रमुख थी, सूबे की मुख्यमंत्री भी रही थी। लार्जर देन लाइफ वाली छवि वाली जयललिता को तमिलनाडु में अम्मा कहा जाता था। 4 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद जयललिता का निधन हो गया था। जयललिता के जाते ही उनकी संपत्ति और राजनीतिक विरासत को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया था, स्पेशली AIADMK। उनकी बीमारी, इलाज और निधन को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ आ गई थी। तब सूबे में जयललिता की ही पार्टी AIADMK की सरकार चल रही थी, सो विपक्ष में बैठी DMK समेत दूसरी पार्टियों ने एक विस्तृत जांच की मांग कर दी। जयललिता के आखिरी दिनों में उनके करीब जो भी रहा, डॉक्टर्स, प्रशासनिक अधिकारी और नेता, सभी की भूमिका संदेह के घेरे में मानी गई। लेकिन सबसे ज्यादा संदिग्ध माना गया जयललिता की निकट सहयोगी VK शशिकला के रोल को। दबाव बढ़ा तो अगस्त 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री E पलानीस्वामी ने सेवानिवृत्त जस्टिस A अमुरुघासामी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनवा दिया, जिसका मकसद था कि जयललिता की मृत्यु के बारे में छानबीन करके एक रिपोर्ट दे। 18 अक्टूबर इस साल वाला इस रोज जस्टिस अमुरुघास्वामी आयोग की रिपोर्ट तमिलनाडु विधानसभा में पेश कर दी गई और इसमें लिखा था कि जयललिता की मौत का संबंध VK शशिकला से हो सकता है तथा इस बात की जांच की जानी चाहिए, अनुशंसा की उसने रिपोर्ट ने। आयोग ने मृत्यु का समय 1 घंटे आगे बढ़ाने, एंजियोग्राफी न कराने और शशिकला द्वारा इलाज में दखल देने की बात कही थी। इससे पहले अगस्त 2022 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एक पैनल ने अपोलो अस्पताल द्वारा किए गए इलाज को सही बताते हुए क्लीन चिट दे दी थी। अब आप इन दोनों बातों को साथ रख करके देखिए। एम्स का पैनल कह रहा है कि अस्पताल की गलती थी नहीं जहां इलाज चल रहा है, और जांच आयोग ने कहा कि शशिकला के खिलाफ जांच की आवश्यकता है। शशिकला से इतर 3 और बड़े नामों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। डॉक्टर असिवा कुमार, सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री C विजय भास्कर, सूबे के पूर्व स्वास्थ्य सचिव राधा कृष्णन। आरोपों के जवाब में शशिकला ने कहा कि रिपोर्ट अनुमानों के आधार पर बना ली गई और जयललिता की मृत्यु पर राजनीति की कोशिश होने लगी है। लेकिन फिर भी सारी बात घूम फिरकर 2016 वाली स्थिति में तो आ ही गई है। आरोप लग रहे हैं कि शशिकला ने निजी फायदे के लिए जयललिता को नुकसान पहुंचा दिया। तो इस पर यह तथ्य कि जांच आयोग को 17 बार सेवा विस्तार मिला, शशिकला को समन भी किया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। उन्होंने बस एक हलफनामा भिजवाया जिसे जांच रिपोर्ट में शामिल किया गया है। द हिंदू अखबार को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस अमुरुघास्वामी ने कहा, जांच रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक करना या न करना तमिलनाडु सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम बस इतना कह सकते हैं कि हलफनामे में वो जानकारी नहीं है जो हम चाहते थे। इस पूरे बवाल के बीच तमिलनाडु में कई वायरल ऑडियोज अब घूमने लगे हैं। इनमें से एक वो बताया जा रहा है जिसमें कथित रूप से जयललिता एक डॉक्टर से बात कर रही हैं। इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसी तरह 2017 का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है फिर से, जिसमें जयललिता के इलाज में मदद करा रहे डॉक्टर रिचर्ड BLA को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि शशिकला ये जानना चाहती थी कि इलाज के लिए जयललिता को विदेश ले जाना जरूरी है क्या। बाद में सभी इस पर राजी भी हो गए थे, लेकिन फिर CM ने ही विदेश जाने से मना कर दिया था। जयललिता तब CM भी थी जब उनका इलाज चल रहा था। अगली सुर्खी पर चलते हैं। ये एक दिलचस्प बयान से बनी है। पहले इस बयान को सुन लीजिए जो पुलिस वैन के अंदर से दिया गया है, फिर कहानी आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है और मेहनत कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा ये शख्स है गैंगस्टर और उत्तर प्रदेश के फूलपुर से पूर्व सांसद अतीक अहमद। उसे आज पेशी पर लखनऊ लाया गया था। स्वाभाविक रूप से प्रेस वहां पर मौजूद थी और अतीक ने पुलिस वैन के अंदर से ही मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। क्यों, आपको जल्दी समझ में आने वाला है। अतीक अहमद के आपराधिक इतिहास का पूरा बखान करने के लिए अलग से एक बुलेटिन बनाना पड़ेगा। फिलहाल आप उस बारे में जानिए जिस मामले में उसे पेशी पर लाया गया था। यह है प्रयागराज शहर पश्चिम से बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का केस।
25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में दिन दहाड़े राजूपाल की गाड़ी पर ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां बरसाई गई थी। इस हमले में राजूपाल और उनके 2 साथियों संदीप यादव और देवीलाल की मौत हुई थी। दरअसल बात यह थी कि सांसदी जीतने से पहले अतीक अहमद शहर पश्चिम से ही विधायक था। वो चाहता था कि उसका भाई अशरफ उसकी जगह विधायक बन जाए, लेकिन राजूपाल ने बसपा से पर्चा भरा उपचुनाव में और चुनाव में अशरफ को हरा भी दिया। यहीं से दुश्मनी की नींव पड़ी। पहले राजूपाल पर कुछ हमले होते हैं और फिर उनकी हत्या ही हो जाती है। हत्या के रोज राजूपाल की शादी को महज 10 दिन पूरे हुए थे। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी पूजा ने सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और 3 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप में FIR करवा दी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार मानते हैं कि इसी एक मामले ने बाहुबली अतीक अहमद की राजनीति पर बट्टा लगाया। आज इसी मामले की तारीख थी। सुनवाई के बाद CBI की विशेष अदालत ने अतीक और अन्य आरोपियों पर हत्या तथा आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय कर दिए। आगे की जिरह में दोष सिद्ध करने की कोशिश होगी और अगर ऐसा होता है तो फिर सजा पर भी बहस होगी। तारीख लगी है 3 नवंबर 2022। एक वक्त यूपी के अपराध जगत में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। पुलिस प्रशासन उसके आगे नतमस्तक ही था। फिर आया दिसंबर 2016। अतीक अहमद तब सपा से कानपुर कैंट विधानसभा सीट का प्रत्याशी था। धौस जमाने के लिए प्रयागराज के सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में घुस गया और कर्मचारियों के साथ मारपीट की उसने। CCTV फुटेज भी था इसका। इस मामले में 2017 में उसे गिरफ्तार किया गया और सूबे की अलग अलग जेलों में रखने के बाद उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद गुजरात की अहमदाबाद जेल में भेजा गया। अतीक के अलावा उसके 2 बेटे उमर और अली भी आपराधिक मामलों के चलते जेल में हैं। अब अतीक के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम एक दूसरे मामले के चलते 2021 में गिरफ्तार किए गए और तब से बरेली जेल में है। अब आते हैं इस सवाल पर कि अतीक को योगी की तारीफ क्यों करनी पड़ी। दरअसल बात यह है कि अतीक के दिन अच्छे नहीं चल रहे। सूबे की पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां उसके आपराधिक संसार की छानबीन में लगी हैं। एक तरफ प्रशासन पूरे सूबे के राजस्व रिकॉर्ड खंगाल कर उससे संबंधित अवैध संपत्ति का पता लगा रहा है। जिन लोगों से अतीक अहमद ने उगाही की थी एक वक्त, वो भी पुलिस को जानकारी मुहैया करा रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। इस तरह बीते 2.5 महीने में तकरीबन 125 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। माने सरकार ने इसे अपने कब्जे में लिया। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बीते 2.5 महीने का आंकड़ा है। अटैच की गई कुल संपत्ति 1000 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जाती है। इसमें लखनऊ, प्रयागराज और कौशाम्बी जैसे जिलों में बेशकीमती प्लॉट्स और अवैध निर्माण शामिल हैं। इसीलिए अतीक के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। तीसरी सुर्खी जुड़ी है आपके स्वास्थ्य से। आप जानते ही हैं कि ठंड के दिनों में दिल्ली NCR इलाके में प्रदूषण चरम पर पहुंचता है और इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जलाई जाने वाली पराली और दूसरा, त्योहारों के दौरान फोड़े जाने वाले पटाखे जो दिवाली से शुरू होकर न्यू ईयर तक चलते हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी से खराब होने लगी है। इसी को देखते हुए 14 सितंबर को ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी DPCC ने दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक चलेगा। दिल्ली में रहने वाले दर्शक ध्यान दें कि DPCC का प्रतिबंध ग्रीन क्रैकर्स पर भी लगा हुआ है। माने कथित रूप से कम प्रदूषण करने वाले पटाखे भी फोड़े नहीं जा सकते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। इस मामले में 2 याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में लगाई गई थी। इनमें मांग की गई थी कि ग्रीन क्रैकर्स पर से रोक हटा ली जाए, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह कहते हुए याचिकाएं स्वीकार करने से मना कर दिया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में उच्च न्यायालय इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेगा। इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और DPCC के प्रतिबंध पर तुरंत सुनवाई की उन्होंने मांग की, लेकिन न्यायालय ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और एक बड़े काम की बात कही। न्यायालय ने कहा, लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए। बीते कई सालों से दिवाली में पटाखे फोड़ने को धार्मिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया गया है। लोग न सरकार की सुनना चाहते हैं और न ही कोर्ट की। नेता इस आग में घी डालने की कोशिश करते ही हैं। देखना होगा कि इस साल ये बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगली सुर्खी का संबंध है पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन से। हुसैन और 9 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगे मामलों में आरोपी बनाया गया था। 19 अक्टूबर को देर शाम खबर आई कि दिल्ली की एक अदालत ने इन आरोपियों को IPC की धारा 436 में लगे आरोपों से मुक्त किया। ये एक गंभीर धारा है जिसके तहत किसी के घर या धार्मिक इमारतों को नष्ट करने के मकसद से आगजनी या विस्फोटकों के इस्तेमाल करने वालों को उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन ताहिर की मुश्किलें भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। उन पर अब भी दंगों की दूसरी धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला चलता रहेगा।
आखिरी सुर्खी ये जुड़ी है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से। चुनाव पूरा हो चुका है। खरगे 26 अक्टूबर को अध्यक्ष बन जाएंगे और शशि थरूर एक दिन पहले ही बीते हुए कल में रनर अप बन गए। लेकिन थरूर के आरोपों से पैदा हुई कड़वाहट पूरी तरह से खत्म हुई है ऐसा लगता नहीं। हमने 19 अक्टूबर के बुलेटिन में आपको बताया था कि शशि थरूर ने चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। इस पर चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने प्रेस से सिर्फ इतना कहा था कि चुनाव तो निष्पक्ष ही थे और वो सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन आज टीस बाहर आई। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में मिस्त्री का वो बयान छपा है जिसमें उन्होंने कहा, यह अफसोस की बात है कि आपके दो चेहरे हैं। अनियमितताओं के आरोप पर आपने मुझसे कहा था कि आप हमारे स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं, फिर भी प्रेस के सामने आपने हम पर आरोप लगा दिए। दरअसल थरूर के चीफ पोलिंग एजेंट सलमान सोज ने अनियमितताओं की शिकायत करते हुए पार्टी को एक लिखित शिकायत दी थी जो किसी संयोग से प्रेस के हाथ लगी थी और इसके बाद थरूर ने मामला रफा दफा करने की मंशा से यह कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। सोज एक स्पष्टीकरण देंगे जो कि उनसे मांगा गया है, जिसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि जाहिर है मिस्त्री को चिट्ठी लीक वाली बात ने नाराज कर दिया था। यह था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।